हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक तो आज हम लोग के साथ सेट नंबर 23 आप सब डिस्कस करने वाले हैं साइंस का। इससे पहले हम 22 सेट अपलोड कर चुका हैं। अगर आप नहीं देखें हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यार, जो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। यार सुबह में आप लोग को डेली ब्यूटेरिया का प्रैक्टिस से चला जो नया अपडेट आया है। ठीक है, तो वो 3 सेट अपलोड कर चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग के साथ सेट नंबर 23 आप साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहद पसंद आएगा। जो फ्रेंड्स हम पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए आज का पहला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, देखिए अवतल दर्पण ये हो गया, अवतल दर्पण की क्या कह रहा है, ये वक्रता केंद्र हो गया आपका सी और वस्तु ये हो गया आपका एफ। वस्तु यहाँ पर है, ठीक है ना। फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बना था। आप लोगों को पता है कि जब सी और एफ के बीच होगा ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगा, इधर अनंत हो गया और सी के क्या होगा, बीच में बनेगी। तो पहली बात है कि ऑप्शन दे रखा है क्या, आपको बताना नेचर की तरह बताना। तो याद रखिएगा हमेशा क्या हो, यहाँ पर देखिए उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। तो उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिए कि जब वस्तु जो सी और एफ के बीच होता है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो सी के परे कहीं लिखा रहता है या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। क्वेश्चन यहाँ पे 2 कहता है, संक्रमण तत्व की विशेषता बताने की। संक्रमण तत्व कौन था, आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो कुछ इस तरह से पीरियोडिक टेबल का बनावट होता है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से होता है, एक लाइन नीचे होता है। तो यहाँ पर जो होता है इस ये टोटल ब्लॉक कितने होते हैं अभी याद है, टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। ये एस ब्लॉक होता है, यहाँ पर जो होता है ये पी ब्लॉक होता है और यहाँ पर यहाँ से जो यहाँ तक लिखा रहता है ये डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। और नीचे जो रहता है एलिमेंट वह सब एफ ब्लॉक के एलिमेंट होता है। तो आपको संक्रमण तत्व पूछा जाए तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होता है सब संक्रमण तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी अपूर्ण डी ऑर्बिटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। देखिए धान में सबसे पहले पता होना चाहिए खैरा रोग किस में होता है, तो धान में होता है। अब कौन सी तत्व की कमी होता है जो धान में खैरा रोग होता है, तो याद रखिएगा जस्ता। जस्ता का संकेत क्या होता है, जेडन होता है। क्या होता है, जेडन होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्यारा सा क्वेश्चन बताइए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो किससे बनाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जिप्सम से। याद रखिए जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। बाकी यहाँ देखिए संगमरमर लिखा हुआ, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बॉक्साइड क्या होता है, ये बॉक्साइड जो है एक अयस्क है, जो किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। चूना पत्थर की अगर बात करें तो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 5 कहता है, निम्न में आपको मिश्रण बताने की में मिश्रण कौन है। दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया जाए देखा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी इस्पात जो यहाँ पर जो दे रखा है ये आपका क्या हो गया, मिश्रण हो गया। इसको बोलते हैं स्टील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आप प्यारा सा क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन की खोज करता, आपको बताने की पॉजिट्रॉन की खोज करता है तो इसमें से कौन सा है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एंडरसन इसका राइट आंसर। याद है एंडरसन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैडविक इसको खोज किया तो न्यूट्रॉन का, याद रखिए न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक किया है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, थॉमसन, याद रखिएगा। और रदरफोर्ड प्रोटॉन, तो कहीं कि गोल्डस्टीन भी दे रखा होता है, कहीं कि गोल्डस्टीन भी दे रखा, तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का नामकरण इसे रदरफोर्ड नहीं किया, लेकिन कहीं कि रदरफोर्ड ही लिखा हुआ रहता है प्रोटॉन की खोज। तो ऐसे जनरली याद रखिए प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि द्रव्यमान संख्या आपको बताने, द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो देखिए किसी भी तत्व के जो सेंटर में दो कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन।
तो इसके नाभिक में जो दोनों कण होते हैं दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका डी दे रखा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब एक होता है परमाणु संख्या, एक क्या होता है? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा प्रोटॉन की जो संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। अब एक होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखिए, थोड़ा छोटा कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है किसी तत्व के समस्थानिक के बीच जो अंतर होते हैं किनकी विभिन्नता के कारण होता है। अब देखिए समस्थानिक किसको कहते हैं? समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु जो संख्या होता है वो क्या होता है? समान होता है, यानी एक ही तत्व होता है। याद रखिए क्योंकि परमाणु संख्या एक से अधिक तत्व का समान नहीं होता है। परमाणु संख्या नहीं कि दो तत्व दोनों का परमाणु संख्या समान हो, ऐसा नहीं होता। तो परमाणु समस्थानिक किसे कहते हैं? इसकी परमाणु संख्या क्या होता है? समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। अब द्रव्यमान संख्या भिन्न होने के कारण क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या के कारण क्या होता है? द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अलग होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ आस्ते तभी न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानी का प्रयोग किया था? किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम 20, यानी 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम 20 समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और आप लोग को जल्द ही 1 से 2 दिन में लाइव क्लास आने वाला है। ठीक है, अब लाइव सेशन चलेगा साइंस का, कम से कम रात में आपको चलेंगे, कम से कम 9 साढ़े 9 से स्टार्ट होगा लाइव क्लास। ठीक है, 1 से 2 दिन में आप लोग को चालू होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? कौन सा मिश्रण? कोल गैस क्या किसको बोलते हैं? इसमें कौन कौन सा गैस होता है? तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 और उसके बाद होता है मीथेन। देखिए याद करने का तरीका बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सिर्फ अगर इसका बात करूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इसको क्या बोलते हैं? इसको जल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। और जल गैस में जब आप मीथेन मिला दीजिएगा तो क्या बन जाता है? आपका कोल गैस होता है। ठीक है, एक होता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तो होता ही है, उसमें नाइट्रोजन होता है, तो ये हो गया आपका प्रोड्यूसर गैस होता है। एक होता है लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें क्या होता है? एन ब्यूटेन, जिसको नॉर्मल ब्यूटेन बोल सकते हैं। एक होता है आइसो ब्यूटेन, दोनों का क्या होता है? मिश्रण को हम बोलते हैं LPG का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन इसको बोलते हैं कोल गैस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही दिख रहा है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ये इससे क्या निकलता है? आपको बताने कौन से किरणें निकलते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गामा किरण। अब किरणें की बात है तो होता है अल्फा, बीटा और गामा। अगर आपसे पूछा है कि तीनों में सबसे ज़्यादा किसका स्पीड होता है, तो गामा का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम बीटा का होता है और सबसे कम किसका होता है? अल्फा का होता है। लेकिन आयनन क्षमता आपसे पूछेगा, आयनन क्षमता ठीक उल्टा हो जाता है, यानी अल्फा का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम होगा किसका? बीटा का, और सबसे कम होता है गामा का। तो यानी वेधन क्षमता यानी वेग सबसे ज़्यादा किसका होता है? गामा का होता है। और आयनन विभव जो पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो अल्फा का होता है, क्योंकि आयन विभव जो उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। भाई तीनों में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है? तो अल्फा कण का होता है। और अल्फा पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और बीटा पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ये सब फैक्ट जो है याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह बताना है। सम न्यूट्रॉनिक, सम का मतलब होता है इक्वल यानी बराबर। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है कि जिसमें सम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर पहला ऑप्शन की चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझा रही है। 6 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है। ऊपर जो लिखा था द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे होता है परमाणु संख्या। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन यहाँ पर कितना आ रहा है? 6।
यहाँ पर डिफरेंस कीजिए, यहाँ पर 7 है, दोनों तो सेम नहीं है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक कीजिए तो दूसरा भी उस तरह से डिफरेंस कीजिए, 12 में से 6 गया तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 7 आ रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 12 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8, ठीक है, 12 में से 6 गया 6 आ रहा है ना, यहाँ पर 12 में से 6 यहाँ पर 6 आ रहा है, ये 8 हो रहा, तो फिर यहाँ पे डिफरेंस आ गया, सब में समान आना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस चेक 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8 और 16 में से 8 गया 8, हाँ ये मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, सब न्यूट्रॉन क्या होगा, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सब में क्या होगा, समान होगा, तो राइट आंसर 12 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप प्यारा सा क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है कि ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागन होता है, सही है, ऑक्सीजन का संयोजन होता है, ये भी सही है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर रिडक्शन पूछता तो ठीक इसका उल्टा हो जाता, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ऑक्सीजन का हटना हो जाता, अब विद्युत धनात्मक के अनुपात में क्या हो जाता, कमी आता। ठीक है, तो ठीक इसका मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ऑक्सीकरण का डिफाइन अच्छे से पता है तो आप ये रिडक्शन का आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, कि उसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है। चलिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण का अभी हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह रिडक्शन कहलाता है। क्या हो जाएगा, रिडक्शन, तो यहाँ 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता तो वो ऑक्सीकरण होता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। तो बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बर्जिलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। ठीक है, उत्प्रेरक होता है क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी को, उसके स्पीड को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। ठीक है, आई जस्ट का तस रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड अभी ऊपर थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया, बताइए इसको कौन सा गैस कहते हैं। तो इसको वाटर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, जल गैस कहते हैं या वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, या वायु अंगार गैस भी इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा जल गैस। कोल गैस की अभी थोड़ा देर हमने बात किया, जब इसमें खाली मेथन ऐड कर दीजिएगा तो ये फिर बन जाएगा किसका, ये कोल गैस का मिश्रण हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। उसके बाद अगर हम बायोगैस की बात करते हैं, बायोगैस में क्या होता है, कमेंट सेक्शन में इसका लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि सबसे हल्का तत्व आपको बताने हैं। देखिए यहाँ पर सबसे हल्का लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम भी लिखा हुआ। तो ये थोड़ा अच्छे से बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे जब हल्का तत्व का मतलब हुआ कि जितने भी तत्व, सब ऑल तत्व की बात कर रहा है, तो ओवरऑल देखा है तो सबसे हल्का कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा। पहला आंसर ये हो, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो गया। लेकिन आपसे पूछेगा सबसे हल्का निष्क्रिय तत्व कौन है, तो निष्क्रिय कौन होता है, तो हीलियम होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर फिर यहाँ पर हीलियम हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे हल्का धातु कौन है, तब जाकर आपका धातु में पूछेगा तो लिथियम हो जाएगा। तो ये तीनों का तीनों फैक्ट जो आप लोगों को याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो सकता है। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, लेकिन कंफ्यूज होने के बाद फिर आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है लकड़ी के वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपिन किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जिंक क्लोराइड। याद रखिए जिंक क्लोराइड का उस पर लेप किया जाता है। ठीक है, कमेंट। ठीक है दोस्त, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट यानी नमक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि आलू में मोज़ेक रोग का कारण होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा इस विषाणु के कारण। याद रखिए विषाणु के कारण क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोज़ेक रोग किस में होता है, तो आलू में होता है। अभी मोज़ेक रोग जो होता है आलू में, वो किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। याद रखिएगा विषाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है।
सवाल की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सेल्यूलोज की बनी। तो याद रखिए सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर इस पूछता आपको कवक का तो काइटिन हो जाता है, क्या हो जाता है, काइटिन इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आप प्यारा सा क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है सरगासो समुद्र का नाम पड़ा तो क्यों पड़ा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शैवालों के कारण। याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शैवाल के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि जड़ों में विकसित होती है, जड़ों में विकसित होती है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, मूलांकुर से, यानी मूलांकुर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है आपका, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। याद रखिए पर्णकाय स्तंभ द्वारा प्रकाश संश्लेषी का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि टिक्का रोग, आपसे पूछा है कि टिक्का रोग जो होता है किस फसल में होता है, बताइए किस फसल में टिक्का रोग होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मूंगफली में। ठीक है, मूंगफली में क्या होता है, टिक्का रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का था कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज, आप लोग आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़े होंगे, जितने भी शिप जो वाटर पे तैरता है जो भी है सब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे बनाया गया। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोग को पता ही होगा। तो पूछा जा रहा है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है किस देश से इनका संबंध था, तो याद रखिए ग्रीस, ग्रीस से इनका संबंध था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। ठीक है, अगर चांद पर गुरुत्वीय त्वरण 1/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, सभी जगह इस कांस्टेंट होता है, चंद्रमा पर ले जाएंगे या दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएंगे उसके द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी 100 किलोग्राम ही रहेगा। तो अगर हम उसको चंद्रमा पर भी ले जाएंगे तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो 100 किलोग्राम, यानी 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। हाँ यही अगर आप पूछता भार पूछता तो भार में क्या हो जाता, कमी आ जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 का था पृथ्वी का प्लान वेग पूछा जा रहा है। पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर किसी वस्तु को प्लान वेग से अगर पृथ्वी से फेंका जाता है तो वह दोबारा वह पृथ्वी पर नहीं आता है। तो किस वेग से फेंका जाता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से जब फेंका जाए तो वह वस्तु जो दोबारा वो अर्थ पे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो क्या होता है, ले जाया जाता है तो क्या होता है, बताइए किसी वस्तु को जब पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर जाते हैं तो क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि जी का मान चंद्रमा पर क्या होता है, पृथ्वी के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है, कितना 1/6 भाग होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, ग्रेविटी का। ठीक है, तो अब देखा है तो उस पर भार में क्या होगा, कमी होगा। तो यहाँ पहला लिखा भार में वृद्धि नहीं, भार में वृद्धि नहीं होगा, भार में कमी हो सकता है, यानी कमी होगा, भार में कमी हो जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं, गलत बात है, उसके भार में परिवर्तन कैसे नहीं होता, होता है, वह पूर्ण रूप से भारहीन हो जाती नहीं, भी गलत है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर उलट दिया जाएगा कि अगर चंद्रमा से पृथ्वी पर किसी वस्तु को अगर हम लाते हैं तो उसके भार में क्या हो जाएगा, जब पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जी का मान जो होता है पृथ्वी पे चंद्रमा के मान से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। ठीक, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से उत्पन्न होता है जो प्राप्त होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए इसका आंसर दीजिए, भारहीनता होती है, बताइए भारहीनता होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा
गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, याद रखिए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा है लेकिन बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी भी, ऐसे देखने में इजी भी है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। न्यूटन मीटर लिखा हुआ, न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, आपको बताना है ये किसका मात्रक है, तो याद रखिए जूल का मात्रक होता है, यानी 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, 1 जूल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है कि 1 जूल पर सेकेंड, तो 1 जूल पर सेकेंड का मतलब होता है 1 वाट होता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे रिलेशन जरूरी है याद रखना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं, आपसे पूछ देगा कि जूल पर सेकेंड जो है किसका मात्रक है, जूल पर सेकेंड जो है किसका मात्रक है, तो आप लोग दिमाग में होगा तो वाट तो होता है शक्ति का, लेकिन जूल पर सेकेंड किसका होता है, तो आप लोग को जब रिलेशन पता होगा तो आसानी से कर सकते हैं कि जूल पर सेकेंड जो होता है वह 1 वाट यानी 1 जूल पर सेकेंड जो 1 वाट के बराबर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम ही यूनिट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र में कोई विभाजन देखने को आप लोग को नहीं मिलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है प्लाज्मा में जल का परसेंटेज पूछा है कि प्लाज्मा में जो है, प्लाज्मा जो इसमें आपको बताना है कि इसमें जल की मात्रा कितना है, जल की मात्रा कितना है, तो याद रखिएगा प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होता है, तो 90% होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। याद रखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 रक्त होता, आपको बताना है कि रक्त होता है एक रक्त, देखिए रक्त सबसे पहली बात एक उत्तक है, अब कौन सा उत्तक है बताइए, इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह एक क्या है संयोजी उत्तक, याद रखिए क्या है, एक संयोजी उत्तक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी तंत्रिका कोशिका जो है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, किसके गुणसूत्र से होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पिता के गुणसूत्र से, याद रखिए पिता के गुणसूत्र से। ठीक है, एक्स वाई किस में होता है, तो ये मेल में होता है, अगर एक्स एक्स की बात किस में होता है, तो ये फीमेल में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 कहता है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वैसेक्टोमी, इसका राइट, याद रखिए वैसेक्टोमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्यूबेक्टोमी भी लिखा हुआ है, ये होता है महिला नसबंदी, क्या होता है महिला नसबंदी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन सुई लगाई, देखे हुए कहीं कहीं आप कि दूध दूहने से पहले क्या करता है, उसको इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें इंजेक्शन यानी कौन सी सुई लगाई जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन, याद रखिए ऑक्सीटॉक्सिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर किया करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि वृद्धि हार्मोन जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो बताना यहाँ पर 39 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, याद है पिट्यूटरी ग्रंथि इसका राइट आंसर, जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है मास्टर, इसको ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40 बताइए शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑटो यानी थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतः ग्रंथि पूछा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर बोलना है, क्या बोलना है लीवर या यकृत उसको कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो याद रखिएगा अग्न्यास है,
आग्नेयाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे होता है। देखिए अवतल दर्पण ये हो गया, अवतल दर्पण में क्या होता है, बैक साइड क्ले होता है। ठीक है, ये उसको बोलते प्रधान अक्ष कहते हैं ना। कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे, मान लिया यहाँ पर फोकस हमने बना लिया, यहाँ पर ही फोकस हो गया और यहाँ पर वस्तु रखा हुआ। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ बने, तो आप लोगों को पता होगा कि जब वस्तु अनंत पे होता तो उसका फोकस जब वस्तु अनंत पे होता तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। जब वस्तु फोकस पे होता तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। याद रखिएगा, तो यहाँ पर दे रखा है क्या, अनंत पर बनेगा, तो याद है अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और वास्तविक बनेगा। याद रखिए, जो भी वास्तविक या उल्टा की बात अगर आ रहा है, अगर उल्टा है तो समझिए वास्तविक है, अगर वास्तविक वो चीज़ बन रहा है तो समझिए उल्टा है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। टोटल इसमें देखा तो 6 केस होता है, जिसमें से 5 केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बनता है, उल्टा बनता है और रियल, उल्टा बनता है और रियल बनता है, यानी वास्तविक बनता है। यानी अनंत से लेकर फोकस तक, अनंत से लेकर फोकस तक जो भी वस्तु रखा जाएगा वो सब का इमेज क्या बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन जैसे ये वस्तु जो है दर्पण, दर्पण बोले या पोल बोले, यानी अवतल दर्पण के पोल बोले या दर्पण बोले, दर्पण और फोकस के बीच में जब वस्तु आएगा तो ही एक ऐसा कंडीशन है, जो छठा कंडीशन है, जिसमें क्या होता है, वस्तु का जो इमेज बनता है वह मिरर के पीछे बनता है, मिरर के पीछे बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो यही है कि केस, बाकी पांचों केस में क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि 42 का राइट आंसर क्या। बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन को इस वीडियो में ही डिस्कस कर चुका हूँ। नॉर्मल बीटा और आइसोब्यूटेन को द्रवित किया हुआ मिश्रण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, जल गैस कहलाता है, कोल गैस कहलाता है, प्रोड्यूसर गैस कहलाता है, या द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। तो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ आज 42 MCQ डिस्कस किया हूं, और कमेंट्स में भी बताइएगा। पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आप 40 में आप कितने स्कोर कर रहे हैं, 42 में आप कितने स्कोर कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो कम से कम 35 के आसपास तो आप स्कोर, साइंस में कम से कम 35 के आसपास कर सकते हैं स्कोर। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।